नमस्ते, मैं डॉक्टर सौरभ जोशी हूँ और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये वीनस अल्सर मतलब वेरिकोस वेन्स की वजह से होने वाली ज़ख्मों का इलाज या उसकी ड्रेसिंग और आफ्टर प्रोसीजर केयर कैसे की जाए, इसके बारे में एक डिस्कशन करने के लिए और आपको ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे पास 3 वुंड केयर एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे पेशेंट्स को बहुत सालों से मदद कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो मैं श्री नीरज जी, श्री प्रसाद जी और श्री रतन जी का स्वागत करना चाहता हूँ और उन्होंने अपना टाइम निकाला हमें ये हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये इनके लिए बहुत थैंक यू और शुरू करते हैं ये पहले तो जानने के लिए कि वेरिकोज़ अल्सर होता क्या है? तो ये वेरिकोज़ अल्सर होता है कि वेरिकोज़ वेन्स की वजह से पैर पे बनने वाली ज़ख्म को वेरिकोज़ अल्सर कहते हैं और ये टिपिकली एक छाला या ज़ख्म होती है जो बहुत ही स्लो भरती है या भरने को बहुत टाइम लेती है या शायद भरती भी नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसके नीचे जो जो वेन्स होते हैं मतलब ये अशुद्ध खून ले ऊपर पैर से दिल की तरफ ले जाने वाली वाहिनियाँ होती हैं, वो बराबर से काम नहीं करती, जिसकी वजह से स्किन में बदलाव हो के त्वचा खराब होके ज़ख्म हो जाती है। और इसका पहले तो नसों का उपचार करना भी ज़रूरी होता है, जिसके अलग-अलग मेथड्स होते हैं। या तो लेज़र हो गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हो गया या फिर अभी जो नया ट्रीटमेंट आया है वीनासील। तो इन अलग-अलग ट्रीटमेंट से पहले तो नसों का उपचार किया जाता है, जिससे ये अशुद्ध खून अपने स्किन के नीचे थमा ना रहे और इनमें लेज़र और रेडियो फ्रीक्वेंसी में नस को गर्म करके जला के बंद कर दिया जाता है। पर वीनासील में क्या करते हैं कि हम नस को बिना जलाए अंदर से दवा दे के उसको चिपका देते हैं, जिसमें हमें पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो एल्डरली पेशेंट होते हैं जिनको हार्ट की बीमारी है, कुछ और हो, जिनको हम किसी कारण से बेहोश नहीं कर पाते, इनके लिए ये ज़्यादा सूटेड होता है, जिससे हम ज़्यादा कंप्लीट ट्रीटमेंट कर पाएँ और इनका हम इलाज बेटर कर पाएँ। तो ये जो हम अभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं इनसे हम एक-एक सवाल पूछेंगे जो हमने हमारे पेशेंट्स के हम सुनते जाते हैं और इसका इनसे हम और जानकारी लेंगे। तो रतन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये वेरिकोस वेन बनने वाला है या वेरिकोस वेरिकोस अल्सर होने वाला है, ये इसको पहचाने कैसे? अगर आपको कोई पेशेंट दिख रहा है कि भई इनका शायद अल्सर बन सकता है, तो इसको पेशेंट कैसे पहचानते हैं? उसमें सर पैर में थोड़ा हैवीनेस हो सकता है, थोड़ा रेडनेस हो सकता है, या फिर वहाँ पे वूंड जैसा फॉर्मेशन हो सकता है उसकी वजह से। तो ये जो आपको ये मुझे जो आपके एक्सपीरियंस में ये पेशेंट्स बताते हैं कि उस भाग में या एंकल के अंदरूनी भाग में खुजली वगैरह होने लगती है ज़्यादा? बहुत बार होता है पेशेंट इचिंग करता है या नाखून लग जाता है, वहाँ से स्किन रप्चर होके वहाँ से इन्फेक्शन घुसने का चांसेस रहता है और ज़्यादातर इस एरिया के ऊपर ही सब होता है। अच्छा, और ज़्यादातर कि हमने वो एंकल के अंदर के भाग में ज़ख्म देखे जाते हैं। और आप जब अभी इतने सारे वेरिकोज़ अल्सर पेशेंट से इंटरैक्ट करते हैं, तो इसमें आपने क्या देखा है कि ये जो ज़ख्म है, ये अपने आप से बनती है या फिर जो डैमेज स्किन पे खुजली होने से पेशेंट उसको इरिटेट करके कुछ इंजरी के बाद बन जाती है? मोस्टली तो पेशेंट कुछ करते हैं, इरिटेशन करते हैं तब भी होती है। ओके, अपने आप ओके। भी चांसेस बहुत कम होते हैं अपने आप होने का। ये 2 रीज़न। और ज़्यादा करके ये वेरिकोज़ अल्सर के पेशेंट्स का आपने जो एज ग्रुप देखा होगा, ये ज़्यादा करके एल्डरली बुज़ुर्ग पेशेंट होते हैं या यंग पेशेंट में ज़्यादा होता है? अबव 40 भी कॉमन है आजकल, यंग पेशेंट में भी आजकल कॉमन है, बट एल्डरली इज़ वेरी कॉमन। एल्डरली पेशेंट्स, पेशेंट हैविंग अ हिस्ट्री, जो फैमिली हिस्ट्री है जिसमें उनमें काफ़ी कॉमन है। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू रतन जी। आप ये प्रसाद जी आपको ये एक तो वेलकम टू द डिस्कशन। और ये जो वेरिकोज़ अल्सर होता है, जो घाव होता है, इसकी सही देखभाल क्यों ज़रूरी होती है? और अगर हम ये समझो किसी ने वेरिकोज़ वेन का उपचार भी कर दिया, पर ये अल्सर को ठीक से ड्रेसिंग करना ये क्यों ज़रूरी है या नहीं होने से क्या हो सकता है? सर नॉर्मली जब भी वुंड होता है या उसको ज़ख़म बोलते हैं, वो अगर हुआ तो उसको प्रॉपर ड्रेसिंग जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं वो हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया हुआ ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ता है। तो वो अगर नहीं करेंगे तो उसका डिसएडवांटेज एक है कि वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है उसमें,
ज़्यादा, पेन उनका बढ़ सकता है कंटिन्यूसली, और फिर पेशेंट वो चीज़ में इरिटेट होता है। और अगर वो पेन घाव ज़्यादा बढ़ गया तो फिर वो इतना इन्फेक्शियस वगैरह हो गया, तो डीप हो गया, तो फिर वो हील जल्दी होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो नसों का इलाज करने के बाद भी स्पेसिफिकली वेरिकोज अल्सर का एक पर्टिकुलर तरीके से उसकी देखभाल यस, करना उसका बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट एक प्रोसीजर्स अलग अलग होते हैं। नॉर्मली सर्जन्स बोलते हैं किस तरह से वो किया जाए उनके हिसाब से, तो वो अगर प्रोसीजर्स फॉलो करके हम करेंगे तो वो ट्रीटमेंट सही ढंग से जाता है और पेशेंट थोड़े टाइम में हील हो सकता है। थैंक यू प्रसाद जी। नीरज जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जो वेरिकोस अल्सर के लिए जो अलग अलग टाइप के ड्रेसिंग होते हैं, आप एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं कि कौन से टाइप के ड्रेसिंग आप यूज़ करते हो, या कंप्रेशन के लेवल्स क्या होते हैं, या ड्रेसिंग करते समय आपको कभी कभी कुछ जो डिब्राइडमेंट कहते हैं, जो ऊपर का जो पीला है बायोफिल्म निकालनी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप ओवरव्यू दे सकते हैं? सर, ड्रेसिंग कई तरह के आते हैं और हमको सिखाना है पेशेंट को कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है या हम कैसे लगाएंगे। और पेशेंट को बताना है कि जैसे डिपेंड ऑन होता है कि घाव कैसा है, ज़्यादा फ्लूइड आ रहा है, सूखा है, उस पर पस जमा है, कुछ बायोफिल्म है, तो उसे निकालने के लिए अलग अलग तरह के ड्रेसिंग्स आते हैं। जैसे फोम ड्रेसिंग आता है विद सिल्वर, वो जो इन्फेक्शन कंट्रोल करता है और फ्लूइड एब्जॉर्ब करके घाव भरने में सपोर्ट करता है, जिससे घाव जल्दी भरता है। और अगर बायोफिल्म है तो उसके लिए अलग ड्रेसिंग आते हैं। उस पर कभी कभी हम जेल और हाइड्रोक्लोराइड लगाते हैं ताकि वो उसको गला के निकाल दे और घाव भरने में सपोर्ट करे। अच्छा। प्लस कभी कभी सिर्फ जेल और कॉम्प्रेशन से भी घाव ठीक होते हैं, क्योंकि जेल सपोर्ट करता है उसको इरिगेशन करने के लिए और कॉम्प्रेशन हील करता है ताकि सपोर्ट मिले ब्लड फ्लो का, तो घाव उससे जल्दी भर जाते हैं। अच्छा। इसमें सबसे मुख्य होता है कि ड्रेसिंग मटेरियल के साथ में कॉम्प्रेशन लेवल सही होना चाहिए। और यही मिस्टेक होता है, कई पेशेंट खुद ड्रेसिंग करते हैं तो कॉम्प्रेशन लेवल वो टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, जिससे कि जैसे कि अगर समझो हम क्रीप बैंडेज लपेट रहे हैं तो कहीं कहीं उन लोग एंकल पे टाइट कर देंगे और काफ पे ढीला कर देंगे। अच्छा। जिससे कि ब्लड फ्लो ऊपर जा नहीं पाता है, नीचे अटक जाता है, तो इससे उनका घाव ठीक नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि सर्जरी तो सही होती है, लेकिन सर्जरी के बाद जो उसका एक स्टैंडर्ड केयर होता है वो होगा तो घाव जल्द से जल्द भर जाएगा। अच्छा। अच्छा। और इसके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जैसे आपने कहा कि जो जेल ड्रेसिंग होता है या नॉन कॉन्टैक्ट ड्रेसिंग होते हैं, ये आप हर पेशेंट को उसके घाव के हिसाब से देख के आप तीनों उनको जो बेस्ट सूटेड है वो यूज़ करते हैं? यस, वो हम देखते हैं पेशेंट का एज क्या है, उसको किससे इरिटेशन होता है। जैसे बहुत लोग को सिल्वर से इरिटेशन होता है तो उनको हम सिल्वर चीज़ नहीं देते हैं, ताकि प्लेन फॉर्म देंगे या सिल्वर, मतलब डिपेंड ऑन अलग अलग ड्रेसिंग आता है। तो हम पेशेंट देख के डिसाइड करते हैं कि किस घाव के लिए क्या बेहतर रहेगा। क्योंकि कभी कभी पेशेंट बोलता है अरे उनको तो वो लगाया था, मुझे क्यों लगाया नहीं। अच्छा। हाँ। लेकिन उनका और आपके केस में फ़र्क है। एवरी इंडिविजुअल का थेरेपी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो डिफरेंट मटेरियल यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा। और हर किसी में उम्र, वेट सब उसमें डिपेंड करता है कि उसको क्या लगाना है। प्लस उनकी क्या दवाइयाँ चालू है, वो भी हम सोच के बोलते हैं कि भाई इनको ये दे कि नहीं दे, कि कुछ दवाई रिएक्ट करती तो हम लोग सोच के लगाते हैं। अच्छा। एक स्टैंडर्ड मेडिसिन अगर कोई है तो ऐसा नहीं है, वो अलग अलग सिचुएशन पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से करना पड़ता है। हर एक वुंड अलग है, हर एक वुंड के लिए ड्रेसिंग अलग है। सही है। थैंक यू नीरज जी। ये रतन जी, आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो पेशेंट्स अभी पूछते हैं कि ये जो ड्रेसिंग है ये हम कितनी बार बदलें, क्योंकि आपने मेरे भाई को बोला था कि हर 2 दिन में बदलो, आपने मेरे चाचा को बोला था कि हर 4 दिन में बदलो। तो ये जो ड्रेसिंग की फ्रीक्वेंसी है, ये एक ऐसी कुछ स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर आप डिसाइड कैसे करते हो कि इसको कितने दिन में क्या ड्रेसिंग और कितनी फ्रीक्वेंटली ड्रेसिंग करनी चाहिए? थैंक यू सर। इसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कितना डिस्चार्ज वुंड में से निकल रहा है। अगर वुंड में से डिस्चार्ज काफ़ी कम है तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, और वुंड में से डिस्चार्ज बहुत कम है तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रेसिंग हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ज़्यादा है तो कम कर देते हैं। सो मेन पर्पस रहता है कि वुंड को ड्राई रखना है एज मच एज पॉसिबल। तो उसमें जब ड्राई रखेंगे या मिनिमम मॉइस्ट रखेंगे, मॉइस्ट हेलिंग रखेंगे,
तो वुंड हीलिंग फास्ट होता है उसमें। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि नीरज सर ने पहले बताया कि इन्फेक्शन हो गया, बायोफिल्म हो गया, ये सब फैक्टर हम लोग कंसिडर करने के बाद डिसाइड करते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ड्रेसिंग की। और ये हर पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकता हर है, एक patient ऐसे के लिए नहीं कि अलग। सबको सेम ही नहीं, फ्रीक्वेंसी सबके है। लिए अलग है, हर एक पेशेंट अलग है, हर एक वुंड अलग है, तो ट्रीटमेंट भी हर एक का अलग अलग होता है। सर कुछ घाव तो ऐसे भी होते हैं जो बिना ड्रेसिंग के ओनली विथ कॉम्प्रेशन ठीक हो जाते हैं। अच्छा। कुछ घाव ऐसे भी होते हैं, मतलब बहुत से हैं ऐसे, खाली प्रॉपर कॉम्प्रेशन दो, वुंड कवर करो, वो हील हो जाएगा। राइट। मेन है कि कॉम्प्रेशन और जो प्रोडक्ट अंदर लगा है वो डिसाइड होना पड़ता है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है। थैंक यू रतन जी, Thank you, sir. थैंक यू। प्रसाद जी, आपको मैं एक जनरल अगर कंप्रेशन ड्रेसिंग के स्टेप्स किसी पेशेंट के जानकारी के लिए अगर आप बताना चाहें तो यूजुअली अगर जनरल गाइडलाइंस कुछ होंगी, समझो आपके पास अगर पेशेंट आया है कि भाई इसको वीनस अल्सर है, फर्स्ट टाइम आप उसका ड्रेसिंग कर रहे हो, तो उसके क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे? अगर आप वॉक थ्रू कर सकें हमें, हमारे पेशेंट्स को समझने के लिए कि इन जनरल क्या क्या स्टेप्स होते हैं। समझो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली अभी पेशेंट है जिसका से 10 by 10 सेंटीमीटर का अल्सर है और ऊपर आपको स्लफ और बायोफिल्म दिख रही है, तो अगर वॉक थ्रू कर पाएँ कि इसके आप केयर जो ड्रेसिंग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, सो क्या क्या स्टेप्स किए जाएंगे? फर्स्ट तो जो अपने आप को प्रॉपरली स्टरलाइज करना चाहिए, यानी हैंड ग्लोव्स वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो वो भी स्टराइल करके, कोई डिसइंफेक्टेंट यूज़ करके करते हैं। देन हम लोग जब भी वो निकालते हैं स्लफ या तो फिर बायोफिल्म है, इन्फेक्शन होता है, तो पेशेंट बहुत अनईजी अनकंफर्टेबल होता है, कभी पेशेंट को बहुत चिल्लाता है वगैरह, बट यू हैव टू रिमूव इट, मैंने आपको रिमूव करना पड़ता है। या तो फिर उसके ऊपर कोई डिब्राइडमेंट यानी निकालने के अलग अलग क्रीम्स वगैरह होते हैं, वो नॉर्मली स्टराइल मटेरियल यूज़ किया जाए। बहुत सारे पेशेंट को मैंने देखा है वो जब जनरली खुद करते हैं तभी कोई चीज़ का हाथ में ग्लव्स नहीं पहनेंगे। बहुत सारा मटेरियल पुराना वाला रहता है उनके पास, कहीं से पड़ा हुआ खुला हुआ रहता है, वो गॉज वगैरह वैसे ही यूज़ करते हैं। तो फिर देन वो ब्लेम करते हैं फिर कि बाबा ठीक नहीं हो रहा है, मतलब इन्फेक्शियस ही चीज़ तुम धूल वाला वगैरह यूज़ करोगे तो फिर वो कैसे ठीक होगा। तो नॉर्मली हम लोग प्रिकॉशन ये लेने बोलते हैं कि आप स्टरलाइजेशन प्रॉपर करो, यानी जो निर्जंतुक करना बोलते हैं जिसको हिंदी में, कि वो तो प्रॉपरली स्टराइल करके ही कोई भी चीज़ यूज़ करो, प्रॉपरली क्लीन करो जितना हो सके उतना। बाकी जो क्रीम्स वगैरह लगा के हम ये कर सकते हैं, बाकी कॉम्प्रेशन प्रॉपर देना ज़रूरी होता है। जो अच्छा। जिसको नॉलेज है वो दे सकता है, नॉन प्रोफेशनल जो है लेमैन जो रहता है घर पे नॉर्मली, उनको वो कॉम्प्रेशन देना या किस तरह से लगाना और वो वुंड क्या होता है, कितना उसमें इम्प्रूवमेंट है या ख़राब हो रहा है, ये सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आती। तो नॉर्मली प्रॉपरली कोई प्रोफेशनल का हेल्प ले, डॉक्टर से अपने कंसिस्टेंट में टच में रहे, फॉलोअप में रहे। नॉर्मली ये भी एक पेशेंट गलती करते कि एक बार चालू हुआ तो फिर बाद में डॉक्टर्स को फॉलोअप करने के लिए अवॉइड करते हैं। बहुत टाइम ये होता है कि फॉलोअप करना पेशेंट वट एवर में बी द रीज़न, पर अवॉइड करते हैं काफ़ी टाइम से। तो हमको उनको समझाना पड़ता है कि आप उसको पहले डॉक्टर्स को एक बार महीने में एक बार या जैसे भी हो। हाँ, तो आपको मैं अब हमारे सारे पेशेंट जो हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं उनको पता ही होगा कि हम एक फॉलोअप शेड्यूल देते हैं हमारे सारे पेशेंट्स को, कि ऑपरेशन के 7 दिन के बाद हम डॉपलर करते हैं, वुंड एग्जामिन करते हैं कैसे हीलिंग हो रहा है। उसके बाद में पेशेंट्स को एवरी वीक हम एक स्टैंडर्ड पोजीशन में फ़ोटो मंगाते हैं, हमें एक गेज करने के लिए कि सब ठीक चल रहा है क्या नहीं। ऑपरेशन के 2 महीने के बाद हम फिर से डॉपलर करके देखते हैं कोई रिकरेंस हो रहा है क्या नहीं, 6 मंथ्स लेटर, 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर्स ऐसे। पर बीच में आप सभी और सारे हमारे पेशेंट्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो फ़ोटो शेयर करें ताकि उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो हमें पता चले। और ये थैंक यू, आपने ये जो ड्रेसिंग के स्टेप्स बताए, इसमें भी सिमिलर होता है कि जैसे नीरज जी ने बताया कि कंप्रेशन का ग्रेड बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। और बहुत टाइम क्या होता है सर, ऑनलाइन मंगा लेते हैं पैसा बचाने के लिए, और फिर तो होता है क्या है, वो कॉम्प्रेशन जैसा क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, ये अलग अलग यूज होता है, तो कौन से इसमें क्या यूज करना होता है ये पता नहीं होता है, वो गलत मटेरियल आ जाता है, फिर उसका भी साइड इफेक्ट बाद में दिखता है। तो प्रसाद जी, ये हर वेरिकोज अल्सर पेशेंट को 4 लेयर टाइट कंप्रेशन ड्रेसिंग करना ही चाहिए, ये कितने हद तक सही होगा? नॉर्मली सर ये तो डॉक्टर्स सर्जन्स डिसाइड करते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म तक ठीक नहीं हो रहा है तो
4 लेयर बैंडेज से काफ़ी फर्क पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ही हर किसी को 4 लेयर कर दो ऐसे नहीं होता। नहीं सर, सिचुएशन और वुंड देख के चीज़ें करनी चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू प्रसाद जी, थैंक यू प्रसाद जी। हम है ना नीरज जी को ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप नीरज जी, ड्रेसिंग के अलावा आप पेशेंट्स को और क्या सेल्फ केयर की सलाह देते हैं? अगर आप पेशेंट आपसे पूछेगा कि अब पट्टी तो हमने कर दी है, तो अभी मैं और कुछ डाइट में चेंजेस होंगे क्या? अभी कुछ पेशेंट्स होते हैं पूछ सकते हैं कि अभी अब मेरी तो अभी ड्रेसिंग चलेगी 2 महीने, तो कैन आई ड्रिंक अल्कोहल ड्यूरिंग दैट टाइम, और कैन आई स्मोक वंस इन अ डे, इज़ इट एडवाइजेबल फॉर मी टू डू इट? आपको प्रैक्टिकल सवाल पूछते होंगे पेशेंट्स। इसके अलावा कुछ आराम कितना किया जाए, अगर कंपलसरी है कि अब ये मैं पैर ऊपर करके ही लेटूं, या ऐसे ऐसे कुछ अगर आप पोस्ट ड्रेसिंग के कुछ पेशेंट्स का जो आपको अगर पूछते होंगे तो आप एक बता पाएंगे हमें? सर मोस्टली तो हम लोग मना करते हैं कि भाई स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करो, वो बेटर रहेगा, नहीं तो वो हीलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब हीलिंग जल्दी नहीं होता है। अच्छा अच्छा। और बाकी मोस्टली करते हैं सजेस्ट कि वो लेग को रखे एलिवेशन, ताकि सोते वक्त थोड़ा पाँव ऊपर एलिवेटेड रहेगा तो उनका वो सपोर्ट करेगा हीलिंग में। अच्छा अच्छा। थोड़ा बहुत वॉकिंग चलता है, डिपेंड ऑन केस टू केस, सभी के लिए वो जायज़ नहीं है कि हर कोई वॉकिंग करेगा, डिपेंड ऑन कि अल्सर किस स्टेज का है। अच्छा अच्छा। और प्लस उनका स्किन का डिकलरेशन किस तरह का हो गया है, तो वो हिसाब से डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि उनको कितना वॉक करना है या नहीं करना है। हाँ अच्छा। क्योंकि वॉकिंग का जो है वो मोस्टली डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि डॉक्टर को इंटीरियर पता है, हम तो सिर्फ बाहर का वुंड देखते हैं। तो कुछ डॉक्टर के होते हैं, कुछ हम देख के पढ़ते हैं कि भाई चलो एक्टिव है, तो कुछ हम सजेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन केस टू केस। पर एक ही चीज़ सबके लिए फॉलो नहीं होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। अच्छा, तो ये जो हम हमारे पेशेंट्स को थोड़ा सा हमारे डाइट में प्रोटीन इंक्रीज़ करने के लिए बताते हैं। अब स्पेशली बड़ा अल्सर होता है तो कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के प्रोटीन पाउडर्स होते हैं या प्रोटीन के बिस्किट्स होते हैं, या फिर खाने में उनके डाइट के हिसाब से प्रोटीन का इंटेक कैसे बढ़ाएं, या अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर अंडे या फिर मीट खाने से, या वेजिटेरियन होंगे तो फिर अलग अलग जो दाल वगैरह होते हैं उससे प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से भी ज़ख्म थोड़ा जल्दी ठीक होता है। प्रोटीन सपोर्ट करता है हीलिंग में। हाँ, और इन जनरल अभी समझो एक कॉमन सवाल ऐसे होता है कि हमारा जो ड्रेसिंग हमने कर दिया है पेशेंट का, पर पेशेंट पूछते हैं कि समझो अगर मेरा एवरी थर्ड डे ड्रेसिंग है, तो ये नहाते वक्त अगर मेरा मतलब मैं इसको कैसे बचाऊं मेरे जो ड्रेसिंग को, नहीं तो गीला जब हो जाता है, तो अभी हमारे भी कुछ पेशेंट हैं जो आप तीनों उनको देख रहे हो, वो पेशेंट का ऐसे गीला हो जाने पर और वो ड्रेसिंग को गीली गीली छोड़ते हैं 3-4 दिन, उससे वो इन्फेक्शन पकड़ जाता है। तो इसके अगर आप कुछ सलाह दे पाएँ कि गीला होने से कैसे हम बचाएँ, और नहाते समय यूजुअली क्या पेशेंट क्या प्रिकॉशंस लें? गीला होने से बचाने के लिए मार्केट में कई तरह के बाथ कवर आते हैं, जो फुल आधा पाँव फुल पाँव कवर करते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। वो पेशेंट चाहे तो कास्ट, उसे कास्ट कवर बोलते हैं या बाथ कवर, डिपेंड ऑन हर कंपनी का अलग अलग नाम है। और वो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। अच्छा। उसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं है, 500 से लेके 800 तक में आता है, डिपेंड ऑन कि आपको क्या साइज लेना है। और ये रीयूजेबल होता है? और ये रियूजेबल है, वो एक पीस आपका 2-3 दिन चलेगा। अच्छा अच्छा। तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, पेशेंट को कंफर्ट रहेगा। अगर और क्या होता है कि अगर ड्रेसिंग गीला होता है तो उससे कभी कभी स्किन पूरा उनका वाइट होता है अंदर, अच्छा जिससे कि अल्सर बड़ा होने का चांस होता है। अच्छा अच्छा। और पेशेंट डर के मारे फैमिली में बताते नहीं है कि पाँव गीला हो गया है। हाँ और फैमिली मेम्बर को भी चाहिए कि अगर सर्जरी हुआ है, ड्रेसिंग हुआ है, तो रोज़ एक बार चेक करें पाँव टच हाँ। करके। क्योंकि हमने कई केस देखे हैं कि कोई ओल्ड पेशेंट है, बाय मिस्टेक पेशाब हो गया, या बाथरूम में गए कुछ गिर गया, लेकिन वो डर के मारे बताते नहीं है। तो जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, प्लीज़ एक बार चेक कर लें, कुछ नहीं है, सिर्फ टच कर लें, उनको आइडिया कि गीला है कि नहीं है। हाँ। और गीला है तो वो ड्रेसिंग जितना जल्दी हो चेंज कराएं तो उतना पेशेंट के लिए अच्छा होगा।
वेरी गुड। ये आपने बहुत अच्छे प्रैक्टिकल टिप्स दिए। और यूजुअली क्या बुज़ुर्ग पेशेंट होते हैं तो इनको जैसे आपने बताया किसी कारण अगर गीला हो जाए और बताने से फैमिली मेम्बर से बताने से हिचकिचाते हैं, थोड़ा संकोच ये करते हैं। पर ये आप ही के भलाई के लिए है कि अगर आप बताएं घर वालों को और ड्रेसिंग जल्द से जल्द चेंज करवाएं, क्योंकि ये हमारा, नहीं तो गाड़ी क्या है कि एक स्टेशन आगे और 2 स्टेशन पीछे चली जाती है। तो आपको ये जो कुछ अगर लगता है कि इन्फेक्शन हो गया हो, गीला हो गया हो, तो जैसे नीरज जी ने बताया कि वो जो कास्ट कवर रहता है जो ऑनलाइन मिल सकता है, ये पहनने से नहाते समय ज़ख्म गीली नहीं होती। तो ये सब अगर आप यूज़ करोगे, और अगर आप मुंबई बेस्ड हो और आपको अल्सर है, आपकी ट्रीटमेंट हमारे लोग ही अगर ये आपको संभाल रहे हैं, तो आई एम श्योर आपको बताया ही गया होगा पर्सनली कि ऐसे ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं। पर अदरवाइज़ ऑल्सो अगर आप पैर को कवर करके नहाओगे और एक्टिवली बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालोगे वहाँ पे, तो ये गीला नहीं होगा। थैंक यू सो मच नीरज जी, ये बहुत ही अच्छे टिप्स आपने दिए, और आई एम श्योर हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत मदद होगी। और ये रतन जी, मैं और ये तीनों को मैं आपके जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस से क्वेश्चन ये एक एक करके हम पूछेंगे। रतन जी, आपको आपके जो प्रैक्टिस में क्या क्या जो ड्रेसिंग करने की जो पेशेंट जो कॉमन गलतियां करते हैं, मतलब आप जैसे आप पहली बार गए हो किसी के पास और आप पूछते हो कि आप ये ड्रेसिंग कैसे करते हो, तो यूजुअली ये कॉमनली मिसकंसेप्शंस होते हैं ड्रेसिंग के बारे में, या फिर कुछ अलग घरेलू प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं जो पुराने ज़माने में ऐसे करते थे इसीलिए हम करते हैं। तो ऐसे आप कुछ हमें जागरूक करेंगे कि ऐसी गलतियां कॉमनली पेशेंट करते हैं जो आप ना करें। आपने कुछ सुना होगा कि पेशेंट ने ऐसे ऐसे यूज़ किया है जिसको नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? बराबर। बहुत सी बार होता है पेशेंट कहीं से सुना, रिलेटिव से सुना, तो वहाँ पे कोई लेप लगा देता है या कुछ और आयुर्वेदिक या कुछ और भी कर सकता है, जिसमें वुंड एक्चुअली पता नहीं है कि वो काम किस तरीके से करता है। तो उसमें वुंड हीलिंग उसका डिले होने का चांसेस ज़्यादा है, और कभी कभी तो ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा है। ये जो न्यूअर एडवांस ड्रेसिंग्स रहते हैं वो स्पेशली डिज़ाइन रहते हैं उनके हिसाब से, एज पर द इंडिकेशन के हिसाब से। सो उसमें उसके वजह से उनका इफेक्ट फास्ट होता है। ये एक काफी लोग वो हल्दी वगैरह भी लगाते हैं, कोई ऑयल वगैरह मिक्स करके लगाते हैं, कोई वो खड़ू नीम बोलते हैं उसका ये लगाते हैं, नीम का कोई नीम के एलोवेरा पत्ते। लगाता है। तो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर या आजू बाजू में कोई रहता है उनके पास चले जाते हैं, वहाँ 6 महीना बिगाड़ते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर पर ये जो अभी समझो अगर मैं डॉक्टर नहीं होता और ले पर्सन होता, तो एक जनरल जो पॉपुलेशन की जो एक धारणा है कि नीम के पत्ते ज़ख्म के लिए अच्छे होते हैं या हल्दी ज़ख्म के लिए अच्छी होती है, तो ये किस हद तक मतलब इसको यूज़ ही नहीं करना चाहिए? आप सीधा सीधा प्रॉपर ड्रेसिंग ही कीजिए, और ऐसे बड़े घावों के लिए ऊपर से ऐसे नीम के पत्तों का जो वैसे उसको मैश करके जो कोट वगैरह लगाते हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़ख्म में। ये तो नहीं होता है सर। एक जो पुराने ज़माने में आयुर्वेदिक वगैरह भी रहते थे वो प्रॉपरली ट्रेंड थे, और अभी जो नॉलेज आ रहा है वो सब यूट्यूब वगैरह से आ रहा है। तो वो जो आप करने जा रहे हो नॉट नेसेसरी। इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का भी मैंने केसेस बिगड़ते हुए देखे हुए। तो आयुर्वेदिक के पास गए, ये ट्रीटमेंट किया। इवन होम्योपैथी वाले बोलते हैं हम सुखा देंगे, दवाई ले लो, फिर वो वापस आ जाता है। फिर 1-2 महीने के बाद पेशेंट का वापस फ़ोन आने लगता है, अरे उसने बोला था सूख गया था, फिर वो वापस आ गया। तो फिर वो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है वो उन लोग फॉलो नहीं करते, इधर उधर देख के हल्दी लगाओ, ये लगाओ। तो ये तो उनका साइकोलॉजिकल इश्यूज होता है कुछ, तो वो पेशेंट के रिलेटिव के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं या तो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके ये सब चीज़ करते हैं। बट वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। अगर डॉक्टर के पास जाता तो फिर सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक खाली पड़े होते, रास्ते में खुद ही सब इलाज करके वही अपने आप ही ठीक हो जाते। तो ये एक चीज़ है जो फॉलो करना चाहिए, जो नॉर्मली डेवलप कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में होता है। हर 6 महीने में चेकिंग, जो फॉलो अप रहता है वो सब चीज़ होता है। हमारे यहाँ पे लोग थोड़ा
अवॉइड करते हैं वो चीज़ करने के लिए, टालते हैं हमेशा। तो उसका परिणाम लेकिन मैंने देखा हुआ है वो बहुत भयंकर होता है। फिर वो जो 2 महीने में ठीक होने वाला जख्म साल 2 साल चल जाता है। कभी कभी तो 15-16 साल से भी हाँ, हमने पेशेंट हाँ, देखे देखे जो हुए हैं। 15-16 साल से चल रहे हैं और ठीक नहीं 12-13 साल से भी चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा था स्टार्ट कर रहे तो हीलिंग का प्रोसीजर हाँ। बड़ा है। और फिर हम करते हैं तो इमीडिएटली हफ्ते में उनको फर्क दिखना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे केयर्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो थैंक यू प्रसाद जी। नीरज जी, आपने सुना है कोई ऐसे अलग टाइप की ड्रेसिंग जो पेशेंट कर रहा हो और आपने पहले कभी सुनी नहीं हो कि ये तो मतलब ऐसे तो बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए? और जानकारी के लिए, ये किसी के हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं कि आप ये ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं, इसीलिए मैं इन्हें पूछ रहा हूँ कि ताकि आप भी जागरूक रहें और अगर आप कर रहे हो तो ऐसे ना करें। जैसे हमने सुना कि नीम के पत्ते, हल्दी वगैरह, आपने कुछ सुना होगा जो ऐसे आरक करते सर हैं? नीम के पत्ते, हल्दी लेप, ये सब चीज़ अच्छा है, लेकिन जो वीनस अल्सर होते हैं ये अलग केस होते हैं। मतलब वो इसमें काम नहीं आते, क्योंकि ये वीन्स का इश्यू है। तो नीम के पत्ते वो सब छोटे मोटे जो घाव होते थे पहले उसमें चल जाते थे। और वेरिकोस वीन्स जो प्रॉब्लम है वो पेशेंट सोचता है कि उसको आज ही हुआ है, पर ये उसका प्रॉब्लम शायद 5-10 साल से होता है, जो जाके उभरता है बाद में। जब उभरता है तो घाव का रूप लेता है। और इवन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जो पाँव का डिस्कलेशन होता है तो वो समझ नहीं पाते कि उनको इश्यू क्या है। हाँ। वो जाते हैं किसी जीपी डॉक्टर के पास। हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, पर वो अपना एक सोचते हैं कि क्या इश्यू की सॉल्व करें। डिस्कलेशन होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ इश्यू नीचे चालू हो रहा है पाँव में। अगर वो सही डॉक्टर के पास आएंगे तो शायद वो जल्दी ठीक हो जाए या प्रॉब्लम उनका बढ़े नहीं। और ये लेप, हल्दी सब अच्छी चीज़ है, पर हर घाव के लिए वो चीज़ कॉमन नहीं है। जैसे हर इंसान की बॉडी अलग है, हर इंसान को अलग इश्यू होता है, हर इंसान को सेम ट्रीटमेंट फ़ायदा नहीं करता है। हाँ। इसीलिए वो डॉक्टर या ड्रेसर जो भी होते हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट वो डिसाइड करते हैं कि किसके साथ क्या ड्रेसिंग करना है। जैसे कि कॉम्प्रेशन में 2 लेयर है, 4 लेयर है, कॉम्प्रेशन वैप्स है, स्टॉकिंग है, अल्सर स्टॉकिंग है। तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इनके लिए क्या बेटर रहेगा। हाँ, नहीं, थैंक यू रतन जी। एक्चुअली मैं शेयर करना चाहता हूँ हमारे एक मतलब एक मैं डर गया था ड्रेसिंग क्या तरीका देख के। ये एक तो हल्दी या नीम का वो तो सुना था, पर हमारे एक पेशेंट आए थे, मतलब पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, और उनको लगता था कि उनके पैर का ज़ख़म भर गया। वीनस अल्सर के पेशेंट है, अनट्रीटेड। और जब मैंने देखा तो ज़ख़म के ऊपर कुछ ऐसे जैसे हमारा एक लेयर एक सा था, जो ओपन ज़ख़म दिख नहीं रही थी। और एक हार्ड जैसे फीलिंग थी कि ये क्या है, मतलब आवाज़ जैसे टैप कर रहा हूँ तो ऐसे टक 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 आवाज़ आ रही थी। और पता चल रहा था कि वो बाउंड्री अल्सर की है, और ऊपर कुछ ऐसे येलो ब्राउनिश कवर था। तो मैंने उनको पूछा ये क्या है, तो कि हम ड्रेसिंग कर रहे हैं 2 महीने से अल्सर में, अभी देखो ये घाव दिख नहीं रहा। तो कर क्या रहे थे, और ये तो बेचारे वो उनको लग रहा था कि ये बेसन और हल्दी को मिक्स करके जो एक आटा जो बनता है उसका लेयर लगा के वो लेयर सूखते जा रहा था। और हर बार वो उसको बिना निकाले जो है बेचारे अंकल जी वो उसको रोज़ उसके ऊपर एक नया लेयर चढ़ाते जाते थे। और वो जो जो ज़ख़म दिख नहीं रहा है क्योंकि बस वो छुपा हुआ है इन सब एक्सटर्नल कृत्रिम लेयर्स के नीचे। और जब हमने उसको मतलब उनको समझाया कि ये वैसे तो ठीक हुआ नहीं है, ये ज़ख़म तो है ही, अंदर से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो उसको जब हमने क्लीन किया, निकाला, तो अंदर से पूरा बस हुआ था। फिर उनको फिर एंटीबायोटिक देके पहले वो इन्फेक्शन क्लीन करके बाद में प्रोसीजर करनी पड़ी। तो ऐसे भी मिसकंसेप्शन होते हैं, और प्लीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे एक्सपेरिमेंट ट्राई ना करें। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया है कि ये हो सकता था पुराने ज़माने में कि जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी आयुर्वेदा के डॉक्टरों की वगैरह, ये हाफ नॉलेज की वजह से ज़ख़म में और तकलीफ़ हो सकती है। तो वैसे है कि मैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अगर आपके कोई स्पेसिफ़िक ड्रेसिंग मटेरियल्स आप दिखाना चाहें तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चले कि कैसे है, क्या 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 होता है, क्या यूज़ किया जाता है ड्रेसिंग करने के लिए। और
अभी है ना हमारे जो तीनों एक्सपर्ट हैं ये अलग अलग जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं और इनका जो सिलेक्शन है वो यही करेंगे, बट आपको पता चले कि ये वेरीड अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें जिनका कॉम्बिनेशन या सिंगली आपको यूज़ किया जाएगा ड्रेसिंग करने के लिए, ये बताने वाले हैं। तो रतन जी आप हमें बताएंगे कुछ और आपके जो जो ड्रेसिंग्स है सामने उसके बारे में। हर एक वुंड जैसे कि हमने पहले बताया कि हर एक वुंड अलग होता है और हर एक वुंड के लिए ड्रेसिंग्स अलग होता है, तो डिपेंड अपॉन द वुंड कंडीशन हम डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या लगाना है। सो अगर इन्फेक्शन है तो हम लोग सिल्वर ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं। अगर स्किन आना है जल्दी, अगर उसमें मैट्रिक्स वगैरह है तो हम लोग दूसरे ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं। और ऐसे ही हम लोग अलग अलग तरीके के ड्रेसिंग, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो उसमें हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं जो कि फास्टर वुंड हीलिंग में बहुत मदद करता है। तो रतन जी ये नॉन कॉन्टैक्ट ड्रेसिंग होते हैं ना यूजुअली, कि जो अभी हमारे कुछ पेशेंट्स का मिसकंसेप्शन होता है या कहीं अलग से घर से या जीपी से ड्रेसिंग करते हैं, तो ये कुछ बीच में नॉन कॉन्टैक्ट लेयर यूज़ नहीं करते, जैसे सिंपल जो बैक्टीग्रास होता है। और आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे कि ड्रेसिंग में आपको ज़ख़म डायरेक्टली गॉस के कांटेक्ट में क्यों नहीं आनी चाहिए, और ये नॉन कॉन्टैक्ट लेयर करता क्या है, आपके मतलब क्या फ़र्क पड़ता है यूज़ करें और ना करें तो। जैसे अगर गॉज डायरेक्ट वुंड के स्किन में कांटेक्ट में आ रहा है, अगर जो मेन मेडिकेटेड ड्रेसिंग्स है अगर वो डायरेक्ट वुंड के ऊपर रहेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। अगर गॉज अगर बीच में आ जाएंगे तो उसमें जो रिस्पॉन्स है वो डिले हो जाएगी। तो इसमें हीलिंग अगर डायरेक्ट अगर मेडिकेटेड ड्रेसिंग है और वुंड के ऊपर डायरेक्ट लग रही है, बहुत से बार देखे हैं कि हम लोग ने पेशेंट ड्रेसिंग लगाने के टाइम पे जो सही तरीका है उस तरफ लगाने से उल्टा लगा देते हैं, तो उसका इफेक्ट दिखेगा नहीं। हाँ, तो वो एक जानकारी होना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे जो फोम ड्रेसिंग्स होते हैं फोम उसके ड्रेसिंग्स में एक उसका तरफ एक ही लेयर यूज़ करना एक ही होता है। साइड का लेयर यूज होना हाँ, रहता है, उसको अगर उल्टा लगा उल्टा दिया लगा तो देते फिर वो यूज़ नहीं रिजल्ट नहीं होता। आता है, फिर वो हाँ, डॉक्टर को ब्लेम करते हैं हाँ, कि नहीं, और हाँ। एक्चुअली मैंने ये भी देखा है कि अगर हमारे जो कुछ पेशेंट है जो कोई नॉन कॉन्टैक्ट लेयर यूज़ नहीं करते, जैसे बैक्टीग्रास, सिंपल बैक्टीग्रास भी अगर यूज़ नहीं किया जाता, तो वो गॉज जो है वो आफ्टर 3-4 डेज वो जो हीलिंग टिश्यू के अंदर वो मिक्स हो जाता है या अंदर चिपक जाता है, बराबर तो वो अगली बार निकालने में मुश्किल हो जाती है, फिर दर्द वगैरह होता दर्द है। होता है, वो ब्लीडिंग भी हो जाती कभी है। कभी उसमें घाव बड़ा होने का चांस भी होता है हाँ, चिपकने की वजह से। ब्लीडिंग भी होने की बहुत चांस है। और वेनस अल्सर की अगर छोटा भी जख्म है तो वो टाइम लेता है भरने में और वो बहुत पेनफुल होता है। हाँ, अगर कोई गॉज लगा रहे हैं, आप डायरेक्ट लगा रहे हैं तो वो निकालने में बहुत तकलीफ देता है। और रतन जी मैंने ऐसे भी देखा एकदम सिंपल सी चीज़ है कि जैसे आपने बताया ये जो फोम के जो देखना चाहिए कौन से साइड का यूजेबल होता है, हमारे कुछ पेशेंट का मैंने ये भी देखा है कि कुछ नॉन कांटेक्ट लेयर्स जैसे रहते हैं, बैक्टीग्रास हो गया या अर्गो क्लीन हो गया वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि 2 प्लास्टिक के लेयर के बीच में वो शीट होता है राइट, और हमें यूज़ करने के लिए वो 2 प्लास्टिक का शीट हटाना पड़ता है और पड़ता है अंदर का उसको। यूज़ करना पड़ता है। राइट, पर क्योंकि जानकारी के अभाव से कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हमने देखे हैं कि लेते तो है महंगा सा ड्रेसिंग, पर खुद करने के समय वो बेचारों को उनको मतलब ये अंदर का लेयर यूज़ करना होता है, ये जानकारी इतनी नहीं होती, तो वो प्लास्टिक के साथ ही रख देते हैं। बराबर, ऐसे करने से दोस्तों उसका कुछ इफेक्ट यूज़ नहीं होता, क्योंकि जो काम की बात है वो तो टच ही नहीं हो टच ही नहीं हो रही रही। है। इसीलिए ये जो है जो सही ड्रेसिंग सही लोगों ने यूज़ करने से ही उसका इफ़ेक्ट होता है, या फिर एटलीस्ट सही जानकारी तो होनी चाहिए कि आपको करना कैसे है यूज़। बिल्कुल, क्योंकि ये जो दिखा रहे हैं ये अर्गो वगैरह ये जो है ये काफ़ी मतलब महंगे प्रीमियम ड्रेसिंग है, प्रीमियम महंगे ड्रेसेस। ड्रेसिंग है। इनको अगर सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाए तो फिर जैसे सचिन तेंदुलकर को 10 नंबर पे बैटिंग भेजोगे तो क्या करेगा बेचारा ना, तो उसको हमें जिसका काम सही तरीके से होना चाहिए। थैंक यू रतन जी, थैंक आपने यू। बताया। प्रसाद जी आप कुछ और इसके बारे में बताएंगे। वुंड ड्रेसिंग्स में मेजर जो होता है वो उसका डिसइंफेक्शन, यानी उसका क्लीनिंग जो बोलते हैं उसको। तो नॉर्मली ऐसे स्प्रेज आते हैं अलग अलग डिसइंफेक्टेंट, तो नॉर्मली एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन से बने होते हैं। पुराने ज़माने में नॉर्मली, अभी एक नॉर्मल ट्रेंड है बीटाडिन, बट कुछ ये जैसे PHMP वगैरह है, दूसरे क्लोरेक्सिडिन वाले स्प्रे है, वो कंपेरेटिवली बेटर काम करते हैं एज कम्पेयर टू बीटाडिन जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं। और ये भी देखना चाहिए इसमें कि बहुत सारे क्लिनिकल नर्सिंग वगैरह भी एक मिस्टेक बहुत बड़ी करते हैं कि जो जिसमें कंटेंट क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होता है जो क्लीनिंग मटेरियल्स में, उसको वो सिल्वर के साथ या सिल्वर जेल के साथ
ये कर देते हैं। नॉर्मली अच्छा। वो अवॉइड करना चाहिए कभी भी, या नॉर्मल स्टेराइल क्लीन करने के बाद ये सब मटेरियल से एक बार वो एक इंजेक्टेबल सिरिंज आता है, नॉर्मल स्टेराइल इंजेक्शन वाटर आता है, उससे क्लीन कर दो तो वो क्लोरीन का वगैरह जो कंटेंट होगा निकल जाएगा। देन जो अप्लाई आप इसको सिल्वर जब भी आप यूज करते हो तभी अच्छा, सिल्वर और अच्छा। ये, क्योंकि सिल्वर और कैल्शियम जो आयंस होते हैं इसमें, तो वो आयंस का रिएक्शन विद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से होके वो उनका फॉर्म बन जाता है, फिर वो इनइफेक्टिव मटेरियल रेडी हो जाता है, फिर वो जख्म भरने में टाइम लगेगा, तो उसका इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ऐसे टाइप के स्प्रेज होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जो एक्सपर्ट है जिसके पास है उससे आप ड्रेसिंग करवाओ, या सर्जन से प्रॉपरली बात करके आप ड्रेसिंग करवाओ तो ज़्यादा बेटर होता है। नहीं, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर जो सिल्वर ड्रेसिंग को आयोडीन के साथ पेयर ना किया जाए, क्योंकि उससे फिर उसका इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाता है। और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि डिस्टिल वाटर से उसको क्लीन करें अगर आप किए जाते हैं तो। ये थैंक यू सो मच। ये हमारे, आई एम श्योर हमारे पेशेंट्स को बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है जो आपने अभी बताया। नीरज जी, आप कुछ बताएंगे 4 लेयर और ये जो कोटेड ड्रेसिंग्स होते हैं आजकल के, उसके बारे में? 4 लेयर ड्रेसिंग्स आते हैं जिसमें 4 अलग अलग कंपोनेंट होता है और डिपेंड ऑन उस पर लिखा होता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या लगाना है। हाँ। तो ये उसमें है ना नीरज जी, ये जो कोहेसिव लेयर होता है ना, जो हम बाकी भी ड्रेसिंग्स में यूज़ किए जाते हैं, अगर इसका जो मतलब ये अपने आप से चिपकता है, तो इसमें जो इसका फंडा क्या होता है कि इसको हम क्यों लगाएं? क्रेप बैंडेज क्यों नहीं यूज़ कर सकते ये कोहेसिव की जगह पे? इससे क्या होता है कि ये प्रॉपर कॉम्प्रेशन मेंटेन रखता है और लूज नहीं होता है, इसीलिए ये अपर लेवल होता है ताकि प्रेशर मेंटेन रहे लंबे टाइम तक, मतलब 4 दिन 5 दिन, डिपेंड ऑन केस टू केस। और क्रिप बैंडेज जो होता है वो अक्सर 1-2 दिन बाद लूज हो जाता है। पेशेंट वॉकिंग करता है, भले ज़्यादा नहीं करता, लेकिन घर में बाथरूम गया, खाना खाने उठा बैठा, तो वो लूज हो ही जाता है। तो अच्छा। जो भी कोहेसिव ड्रेसिंग होते हैं सपोर्ट करते हैं कि कॉम्प्रेशन मेंटेन रहे, अच्छा। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और नीरज जी, ये जो क्रेप बैंडेज है, हम एक बार उतार के इसको धो के फिर से यूज़ किया जा सकता है शायद 1-2 बार रिपीट करके, पर क्रेप कोहेसिव एक बार निकाल दिया तो चला जाता है ये क्या? एक बार निकाल देंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। अच्छा, ये कंप्रेशन हाँ, ये कंप्रेशन निकल अपने जाएगा। आप ही खराब हो जाएगा निकालने अच्छा, में। तो ये सिंगल यूज़ ही होता है, कोहेसिव Yes, सिंगल यूज़ ही होता yes. है। अच्छा, अच्छा, मतलब प्रेशर अच्छा देता है पर एक बार निकाल दिया तो ख़त्म। हाँ, और कोई भी ड्रेसिंग होता है, आपको पेशेंट को एहसास नहीं होता है, पेशेंट को एहसास इसके लगने के बाद होता है कि हाँ आप टाइट लग रहा है। अच्छा। और वो बहुत जरूरी है। हाँ, और रूटीनली आप तीनों ये कोहेसिव ड्रेसिंग यूज़ करते हैं ड्रेसिंग करने के लिए, और 4 लेयर ना भी हो तो भी 2 लेयर का आउटर लेयर में आप कोहेसिव लगाते हैं? हाँ, और ये अदरवाइज भी मिल जाता है, मतलब कोहेसिव लेने के लिए 4 लेयर का सेट होना ही चाहिए ऐसे नहीं है, वो सिंपल सिंगल पीस कोहेसिव मिल भी, जाता है। सिंगल पीस भी मिल जाता है। नॉर्मली कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हिसाब से हम लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कॉम्प्रेशन देने के लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा। क्योंकि इसका इलास्टिसिटी जल्दी कम नहीं होता है, क्योंकि स्टिकिंग मटेरियल के साथ दिया गया है, तो वो प्रॉपर फिट होके वो कॉम्प्रेशन एंड तक रखता है। और ये अब 7 दिन तक हम पेशेंट यूज़ कर सकते हैं कोहेसिव ड्रेसिंग? नॉर्मली 4 लेयर बैंडेज 7 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। ओके, ओके। काफी बार तो अगर वुंड डिस्चार्ज जाता है तो 5 दिन में भी करना पड़ता है, अच्छा, अच्छा। डिपेंड अपॉन द कॉम्प्रेशन अगर प्रॉपर होगा तो उतना लिक्विड नहीं निकलता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है ना, तो उतना खून का एक्सोडस नहीं आता, खून से बाहर पानी आता है वो कम होता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि नॉर्मली पहले काफी 1 या 2 दिन में भर जाता था जो 2 लेयर बैंडेज में, वहाँ 4 लेयर बैंडेज लगाने के बाद वो 3-4 दिन 5 दिन तक एज इज चल जाता है, उतना खून का वूजिंग जिसको बोलते हैं या लिक्विड जो बाहर आते रहते हैं वो नहीं आता प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने के बाद। ओके। नीरज जी, ये जो एक और टाइप के ड्रेसिंग होते हैं जो कोटेड ड्रेसिंग होते हैं, जिनमें जो एक प्रकार का ऑइंटमेंट अंदर से लेप लगा रहता है, ये जो जैसे कैलामीन का ड्रेसिंग हो या जिंक ऑक्साइड ड्रेसिंग हो, तो इसका जो है ये इसका यूज़ कौन से टाइप के पेशेंट में होता है? ये जो नॉर्मल वीनस अल्सर के पेशेंट के लिए ऐसे जिंक ऑक्साइड या कैलामीन कोटेड ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है, या फिर इसका कोई अलग सेटिंग होता है? ये मोस्टली यूज़ होता है सेलुलाइटिस टाइप के केस के ऊपर। और ये इसमें जो सूजन कम कराने की दवा वगैरह होती है अंदर।
और इसके ऊपर से फिर इसके ऊपर से कोई से भी या टाइट नहीं बांधा जाता है या बांधा जाता है। बांधा जाता है। कोई सी या तो कोई क्रिप बैंडेज सपोर्ट के लिए, अच्छा ताकि ये अपने स्पेस पे मेंटेन रहे। अच्छा 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 इस सेट में कोई सी भी आते हैं, पर डिपेंड ऑन केस टू केस हम लोग कभी कभी कॉस्ट बचाने के लिए उसके ऊपर से कुछ ओके गैमजी रोल या क्रिप बैंडेज बांध देते हैं, क्योंकि पेशेंट ये हर बार नहीं ले सकता, तो वो एक सिंपल तरीका हो जाता है। हाँ okay okay very good but this is not a routinely used for everybody, this is on special settings only. Great That all decide by the doctor, depend on the patient case. great thank you so much। आप तीनों ने हमें बहुत ज़्यादा एनलाइटन किया और आपका टाइम देके जो आपने नॉलेज शेयर किया, आई एम श्योर हमारे पेशेंट्स को इससे फ़ायदा होने वाला है। और आपको आई एम श्योर हमारे जो वीनस अल्सर के पेशेंट्स हैं जो ये वीडियो देख के उनको पता चल जाएगा कि ये ड्रेसिंग की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस होता है कि हम क्यों अच्छी तरह से ड्रेसिंग करें और क्यों इस पे सही लोग, सही इक्विपमेंट और सही प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएं जिससे आपकी ज़ख़म जल्दी भरे। जो ज़ख़म खुद से भरने के लिए 3-3 4-4 महीने लग सकती थी, वो प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग करने से 1 या 2 महीने में भी भर सकती है। एंड आप तीनों ने हमारे साथ इतने मतलब हमारे सारे पेशेंट्स के लिए आपका वक्त निकाला और हमारे साथ आपका नॉलेज शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए हमारी तरफ से छोटा सा थैंक यू नीरज जी, थैंक यू प्रसाद जी, थैंक यू सर, थैंक यू रतन जी, थैंक यू सो मच। आप आए और आपने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर सारे पेशेंट्स को बहुत मदद होने वाली है। थैंक यू।